हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। भारत में एक ऐसा शहर है जिसे अपने घर लौटने में 146 साल लग गए। जी हाँ, 146 साल। उसे 146 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी अपने घर लौटने में। भगवान राम भी 14 साल में अपने घर लौट आए थे वनवास से, और भगवान श्री कृष्ण तो जब घर से गए तो दोबारा लौटे नहीं। मथुरा से चले और फिर वो द्वारकाधीश बन के रह गए और लौटे नहीं। लेकिन एक शहर जो प्रतीक्षा करता रहा कि कोई तो आएगा जो उसे अपने घर लौटा देगा, और आया एक महान नेता जिसने उस शहर को उसके घर लौटा दिया था। जी हाँ, कौन सा शहर है और कौन सा था वह नेता, इसी पर मैं आपसे बताऊंगा। अरे उत्तराखंड के लोगों को इस हिस्ट्री को याद रखना चाहिए क्योंकि कोई इस चीज को जानता नहीं है। जानना चाहिए, अपनी हिस्ट्री जाननी चाहिए, नहीं तो लोग इसी तरह की मूर्खता करेंगे कि कलिंगा के युद्ध की उन लोगों की तारीफ करते हैं जिन्होंने गढ़वालियों पर कहर ढाया था। खैर, अलग वीडियो है इसमें, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं उस शहर की जिसने अपने घर लौटने में 146 साल की प्रतीक्षा की। कौन सा वो शहर, फिर बात कह रहा हूं मैं, कौन सा वो शहर, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कौन सा था वह नेता, इस पर भी मैं बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध रहेगी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे हिमालय लोग चैनल के अलावा STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, वो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो जी हाँ, वो शहर है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की अभी राजधानी है। वैसे तो स्थायी तौर पर राजधानी गैरसैंण की बात थी, लेकिन उत्तराखंड के बौने नेता राजधानी देहरादून से गैरसैंण ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। चलो, अलग स्टोरी है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं देहरादून की। देहरादून यदि आप पौराणिक गाथाओं को देखें तो केदारखंड का हिस्सा माना गया है। स्कंद पुराण में आप देखेंगे तो केदारखंड को उत्तराखंड का हिस्सा माना गया है। प्राचीन काल से जब भी गढ़ नरेश रहे तो देहरादून में उनके सामंत होते थे। और एक और बता दूं कि 1675 में जब 7वें गुरु जी के पुत्र, बड़े पुत्र गुरु राम राय देहरादून आए तो उनको 3 या 4 गांव दिए थे गढ़ नरेश ने। ये धामा वाला वगैरह वगैरह जो कुछ नाम थे वो उनको दिए थे। वो अलग एक वीडियो आप देख सकते हैं। तो यानी ये कहना चाहता हूं मैं कि वो जगह तभी भी गढ़ नरेश के पास था। और एक और बीच में एक वीडियो अलग से वैसे, लेकिन आपको बता दीजिए धामा वाला और मिट्ठू वाला इस तरह कुछ नाम है। वाला ये पंजाब से आए नाम नहीं थे, ये गढ़ से गढ़वाला, जिस कहीं भी जाते गढ़वाला, ये शब्द से ये लोग आए थे। और ये आगे नजीबाबाद की तरफ भी बड़ा हिस्सा नजीबाबाद का भी करीब गढ़वाल का हिस्सा था। तो वो भी एक वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन खैर, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये पूरा जो हिस्सा था वो गढ़ नरेश के राज्य में था। ये जरूर हुआ कि मुगलों के जो कुछ जमींदार जो नजीबाबाद में रहते थे, इन्होंने कुछ इलाके में कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर युद्ध होते रहते थे, जीतते रहते थे, लेकिन ये पूरा हिस्सा गढ़ नरेश के पास आ गया था। कहानी शुरू होती है मुख्य तौर पर गोरखा आक्रमण से। गोरखों ने 1803 में कुमाऊं के बाद गढ़वाल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब जब कब्जे में जब ले लिया तो फिर वहां पे जो राजा थे प्रद्युम्न शाह, जो अंतिम संपूर्ण गढ़वाल के राजा थे, और कुछ समय उन्होंने कुमाऊं पर भी प्रद्युम्न चंद के तौर पर नाम से राज किया था। वो अपना कीमती सामान, जो भी उनका सिंहासन था सोने का या जिस भी उनका सोना चांदी था, लेके देहरादून आ गए। सोचा कि वहां उन्होंने कि एक सेना खड़ी करेंगे, की भी थी उन्होंने, और वहां राजधानी बनाएंगे।
लेकिन वहां भी गोरखे आ गए और खुड़बुला मैदान में युद्ध हुआ और पूरी तरह से गढ़वाल फिर हार गए जब वो, और फिर पूरा जो क्षेत्र था वो गोरखों के कब्जे में गया। उनके पुत्र सुदर्शन शाह कनखल में रहने लगे थे, बड़ी दुर्दशा में, लेकिन फिर वो लगे रहे अंग्रेजों के साथ कि किसी तरीके से गढ़वाल को ले लिया जाए। कुमाऊं के लिए भी लोग लगे रहे। तो अंततः जब पूरे क्षेत्र में हुआ था गोरखा, या इसको कहते हैं नेपाल अंग्रेज युद्ध हुआ था, और अंततः 1815 में गोरखों की या जो नेपाल था वो युद्ध हार गया और एक सुगौली संधि, उसमें ये पूरा हिमाचल से लेकर जो हिमाचल का भी हिस्सा था, या गढ़वाल था, कुमाऊं था, या पूर्व में सिक्किम, इस इलाके का ये पूरा गोरखों को छोड़ना पड़ा था। उस तरह का हिस्सा भी, और उनकी सीमा पूरब में काली नदी, जो कि आज भी पिथौरागढ़ और डोटी क्षेत्र की पड़ती है, वहां का जो सुदूर पश्चिम इलाका है, वो सीमा तय कर दी गई थी। 1815 में जब ब्रिटिशर्स ने गोरखों से संधि कर दी, अंग्रेज नेपाल से संधि कर दी, तो लेकिन गढ़वाल के साथ उन्होंने एक बड़ा अन्याय किया। उन्होंने गढ़वाल के 3 हिस्से किए थे। आमतौर पर आप लोग 2 हिस्से पढ़ते हैं, लेकिन वो आमतौर पर 3 हिस्से हुए थे। एक ब्रिटिश गढ़वाल जो कि अलकनंदा के पूर्वी वाला हिस्सा था, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हिस्से में कब्जे में ले लिया पूरी तरह से, और कुमाऊं और गढ़वाल को मिला के कुमाऊं कमिश्नरी बना दी। अलकनंदा के जो पश्चिम का क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, वो उन्होंने गढ़ नरेश को दे दिया, सुदर्शन शाह को। वो ये कह सकते हैं फिर टेहरी रियासत वहां से बनी, और टेहरी रियासत के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। लेकिन देहरादून को लोग भूल जाते हैं, वो भी गढ़वाल का हिस्सा था। प्रद्युम्न शाह खुद वही लड़े थे, लेकिन उसने उनको बांट दिया उन्होंने, और उसे सहारनपुर के साथ जोड़ दिया था अंग्रेजों ने। और इस तरह पूरी जो गढ़वाली रेस थी वो 3 हिस्सों में बट गई। एक ब्रिटिश गढ़वाली हो गए, दूसरे टेहरी गढ़वाली हो गए, और एक कठमाली हो गई। जो देहरादून में लोग गढ़वाली थे वो कठमाली कहलाने लगे, जो टेहरी में थे उनको टेराल बोलने लग गए, और जो गढ़वाल में थे वो ब्रिटिश गढ़वाली कहलाने लगे। यानी एक पूरी कौम 3 हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दी थी। बाद में विलय के बाद सब हुआ, गढ़वाल पूरा एक हुआ, मंडल एक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो भेद रह गया। आज भी टेहराल, ब्रिटिश गढ़वाल या कठमाली, ये शब्द आज भी रह गए। तो जो मैंने आंकड़े जुटाए उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। देहरादून को पहले इन्होंने एक तहसील बनाया और उसे सहारनपुर के साथ मिला दिया। 1825 में देहरादून और जौनसार भाबर को इन्होंने मिलाया, और उसको अंग्रेजों ने और एक अलग डिप्टी कमिश्नर उसके लिए रख दिया। लेकिन फिर उन्होंने 1825 में इसे कुमाऊं मंडल में जोड़ दिया, यानी ब्रिटिश गढ़वाल भी उसी में था, इसके साथ जोड़ दिया। ये लौटा था देहरादून उसमें, लेकिन फिर उन्होंने 1829 में देहरादून को मेरठ मंडल में डाल दिया। 1829 से ये लंबा समय चला, और ये पूरा मेरठ मंडल के रहा, पूरा कट ऑफ हो गया। लोग जाते रहे, गढ़वाल के लोग भी जाते रहे, लेकिन लोग भूल गए, स्मृतियां नहीं थी, इतिहास में भी जा कि तो हमारा हिस्सा था। लेकिन एक नेता पैदा हो जिसे कभी ये माना जाता कि वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। वो अलग बात है कि राजनीति बहुत क्रूर है, उनका अंत बड़ा मुश्किल हो गया था। वे थे नेता, महान नेता थे हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। वैसे इस तरह हेमवती नंदन बहुगुणा 4 नवंबर 1973 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर इलेक्शन हुए तो वो 4 मार्च 1974 तक रहे। फिर इलेक्शन के बाद जीते तो फिर 5 मार्च 1974 को बने, और लेकिन वे 29 नवंबर 1975 तक रहे। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था कि जब वो कोई पौधा लगाती थी तो हर तीसरे दिन देखती थी कि जड़ें तो नहीं पार आए, फिर उनको लगाती थी ये बड़ा न बने। तो यही हालत हुई कि जब देखा कि बहुगुणा जी का बहुत बड़ा कद हो गया, तो इंदिरा गांधी ने फिर एक हिस्ट्री है, कभी बनाऊंगा उस पर, लेकिन बहुगुणा जी को भी कुछ चले। लेकिन इस कालखंड में उन्होंने बड़े काम किए। उन्होंने उत्तराखंड को 2 यूनिवर्सिटी दी थी। उत्तराखंड आज का है, यानी तब वो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय हिस्सा था। 2 यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी, लगभग 2-3 दिन के भीतर ये दोनों पे गठन हो गया था। और उससे पहले
उत्तराखंड के लोग या तो इलाहाबाद जाते थे पढ़ने या आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़े थे उत्तराखंड के कॉलेज, यानी दूर दराज मेरठ भी संभवतः बाद में बना या उसी दौरान जो भी हो, लेकिन मुख्यतः आगरा से जुड़े थे। इस तरह 2 यूनिवर्सिटी देने के साथ उन्होंने एक बड़ा फैसला ही किया कि देहरादून को मेरठ मंडल से उठाकर गढ़वाल मंडल में डाल दिया था। और ये है 4 जून 1975 की। ये समझ लीजिए, जैसा मैंने पहले कहा, 1829 में जो देहरादून एक शहर मेरठ मंडल में चले गया था, अपने घर से दूर कर दिया गया था, उसे 146 साल बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने फिर गढ़वाल मंडल का हिस्सा बना दिया था। और फिर उसके बाद हिस्ट्री बदल गई। हिस्ट्री बदल गई कि फिर देहरादून उत्तराखंड के या गढ़वाल मंडल का पूरा केंद्र बन गया था। लोग वहां आने लग गए थे। एक और काम किया था हेमवती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा, संभवतः तब सेंट्रल मिनिस्टर थे। नंदन बहुगुणा जी ने एक और काम किया था, उन्होंने देहरादून में गढ़वाल राइफल की एक टुकड़ी वही स्थायी तौर पे रखने को ऐसा कुछ आदेश दिलवाया था रक्षा मंत्रालय थी। तो इससे क्या हुआ कि जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के लोग थे रिटायर होके वही बसने लग गए, और इसलिए वहां पर गढ़वालियों का बहुमत होने लग गया था। अन्यथा ये तो पूरा ही कट गया था, ये पूरा हिस्सा गढ़वाल से कट गया था। लेकिन इसका श्रेय जाता है किसी एक व्यक्ति को, तो वो है हेमवती नंदन बहुगुणा। फिर इसके बाद आपको पता है कि राजधानी बनाने के बाद जब राज्य बन गया, राजधानी गैरसैंण बनी थी, लेकिन फिर देहरादून बना दी गई। ठीक है, देहरादून भी बढ़िया है, डेवलपमेंट तो कहीं से हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि हरियाणा और पंजाब की तो अपनी स्टेट में राजधानी है ही, चंडीगढ़ में दूसरे स्टेट में है जो कि यूटी है। तो डेवलपमेंट करने वाले तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों की एक मन से जुड़े थे लोग कि हमारी राजधानी, उसके प्रति एक अद्भुत सा प्यार था कि गैरसैंण राजधानी हो। लेकिन मैंने पहले क्या, उत्तराखंड के बौने नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन उनको बहुगुणा जैसे लोग चाहिए थे। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा व्यक्ति यदि और भी करते उत्तराखंड के लिए तो संभव था, बहुत आगे चले जाते थे। उत्तराखंड के लिए जितना हेमवती नंदन बहुगुणा कर गए उतने कोई नेता नहीं कर पाया। सबके सब बौने साबित होते हैं। और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने देहरादून को 146 साल बाद जो प्रतीक्षा कर रहा था इस शहर, उसे फिर उनके घर लौटा दिया था। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मैंने पहले भी कहा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इनको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिएगा, और जल्दी आऊंगा आपके सामने नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।